नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देख रहे हैं आप महाबहस। मुख्यमंत्री योगी आज अलीगढ़ के बाद सहारनपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया और इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार आतंकियों के केस वापस लेती थी, हमने आतंकियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बनाया। वहीं एसपी का कहना है कि सीएम योगी के लिए धर्म राजनीतिक विषय है, लेकिन हमारे लिए आस्था का विषय है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर का कहना है कि वो देवबंद के पास एटीएस का दफ्तर खोलकर उन्हें डरा नहीं सकते। हिम्मत है तो गोरखपुर या नागपुर के आरएसएस ऑफिस के पास एटीएस का दफ्तर खोलकर दिखाएं। सहारनपुर में एटीएस कमांड सेंटर का शिलान्यास। एटीएस पर निगाहें, देवबंद पर निशाना। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। एटीएस कमांड सेंटर से ऐतराज क्यों? ये जो आप मुसलमानों को डराने की साजिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर मदरसा है देवबंद, उसके पास जो है आप एटीएस का दफ्तर कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपको एक सजेशन ये है कि एक दफ्तर जो है गोरखपुर के अंदर भी खोला जाए, एक दफ्तर जो है नागपुर के अंदर संघ कार्यालय के पास में खोला जाए, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके कि कहां से कौन सी मानसिकता के लोग निकलते हैं। आतंक पर एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन? फर्क साफ है। योगी जी के लिए धर्म राजनीतिक विषय है, समाजवादी के लिए धर्म आस्था का विषय है। हम कैमरे में ताक के प्रभु का नाम नहीं लेते, हम अंतरात्मा में झांक के प्रभु का नाम लेते हैं। जनता असलियत के मुद्दों पर वोट देगी। चुनाव में आपसे बेरोजगारी के बारे में पूछेगी, महिलाओं के अपमान के बारे में पूछेगी, पुलिस वालों की शहादत के बारे में पूछेगी। भ्रमित नहीं होने वाली जनता आपके किसी भी काम से। आतंकवाद पर यूपी सरकार की ठोको नीति, आज महाबहस इसी पर। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि सहारनपुर में देवबंद के पास जिस एटीएस कमांडो सेंटर का सीएम योगी ने आज शिलान्यास किया है, उसकी खासियत क्या है और उसका मकसद क्या है, एक एक करके आपको बताते हैं क्या खासियत है इस एटीएस कमांड सेंटर की। 200 वर्ग मीटर की जमीन पर इस एटीएस कमांड सेंटर को बनाया जाएगा। एसपीजी आर्मी की देखरेख में इसके अधिकारियों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। कुल 15 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती रहेगी यहां पर। इसके अलावा तालिबान समर्थकों पर नजर रहेगी। उत्तराखंड हरियाणा से सटा होगा यह सेंटर। 100 कमांडोज की नियुक्ति यहां पर की जाएगी। और अब हम आपको बताते हैं कि इस कमांड सेंटर का दरअसल मकसद क्या है। आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश। देश की तरफ यदि कोई आतंकी सर उठाने की कोशिश करे तो समय से पहले ही उसके इरादों को कुचल दिया जाए। रोहिंग्या घुसपैठ को रोकने की कोशिश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंसिटिव एरिया है देवबंद। दारुल उलूम में बाहर से आए युवकों पर नजर रखेगी ये टीम। अलग अलग देशों से जो युवक आते हैं, यहां आकर रुकते हैं, पनाह लेते हैं, उनकी हरकतों पर नजर रखेगी ये टीम। अफगानिस्तान से आए युवकों पर भी खास नजर रखी जाएगी। तो आखिर इस एटीएस सेंटर का मकसद क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये हमने आपको बताया। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं महाबहस में। सबसे पहले हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता भाजपा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में शादाब चौहान भी पीस पार्टी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और साथ ही रमनीश वत्स जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल विजय राठी जी आपसे यही कि देवबंद में एटीएस का कमांड सेंटर बनने जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसमें खतरा कहां से आ गया? मतलब मुस्लिम खतरे में है, जानबूझकर ऐसा कदम उठाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए ऐसा है, अभी जब प्रधानमंत्री जी बार बार उत्तर प्रदेश के दौरे पे आते हैं
तो वो कुछ जो अपने जुमले हैं वो योगी आदित्य महाराज को दे करके गए हैं कि आपको जुमले छोड़ने हैं। आप हर बार ये जिक्र करती हैं टीवी पे कि शिलान्यास हुआ। 7 साल से केंद्र सरकार है और 5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। किसी चीज का लोकार्पण भी देखेंगे हम, या देखने के लिए हम तरस जाएंगे, या शिलान्यास ही होगा? शिलान्यास हुआ, उसके फायदे गिना दिए, बहुत सारी तरह तरह की बातें हुई टीवी चैनल्स पर, लेकिन ये सारे फायदे तो तब होंगे ना जब वो बन जाएगा। अभी 5-10 दिन में, 15 दिन में नहीं ठीक है, आप लागू होने वाली है, वो आप विजय राठी जी सवाल ये उठा रहे कि शिलान्यास करने से काम नहीं चलेगा, बात उस दिन होगी, समझ उस दिन आएगा जिस दिन ये बनकर तैयार हो जाएगा, वो बात ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को डराने की साजिश है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान अभी तक ऐसा आया क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं जनता से? आप एक चीज बताइए, देखिए बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे मैं बैठा हूं, लेके कारगिल से अगर मैं शुरू करूं, कंधार से अगर बात करूं, पंपोर, उड़ी, पठानकोट, अमरनाथ, पुलवामा, संसद पे, ये किसके टाइम की बात है? भारतीय जनता पार्टी के समय की बात है। आतंकवादियों से कितना बड़ा लोहा ये लाते हैं, हम जानते हैं इस चीज को। लोहा लेते नहीं है, देश का जो लोहा है, जो संस्थाएं, उनको बेचोड़ दिया इन्होंने। इनका आतंकवादियों से लड़ने का, देश को बचाने का कोई मकसद नहीं है। नेपाल में आप देखिए किसका इन्वेस्टमेंट है? चाइना का। बांग्लादेश हमारे हाथ से गया, नेपाल हाथ से गया, श्रीलंका में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का है। चाइना ने एक गांव बसा लिया, डोकलाम में फुल फ्लेज मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना लिया, और आप बात करती है देश को और प्रदेश की बचाने की। नहीं देखिए, मुझे लगता है विजय राठी जी आपने शायद ताजा तस्वीर देखी नहीं है। गलवान में जो तिरंगा फहराया जा रहा है, आपने उसकी ताजा तस्वीर देखी नहीं है। वो तस्वीर हम सुबह से जो है अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो सवाल आप उठा रहे हैं उनको मैं हीरो वाजपेयी जी के पास ले चलती हूँ। हीरो वाजपेयी जी, सवाल यह इस बात का है कि शिलान्यास तो कर रहे हैं, बनकर कब तैयार होगा? और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर मुस्लिमों के खिलाफ साजिश हो रही है। देखिए, मैं इसको 3 तरह से इस बात में रखूंगा कि शिलान्यास हो रहा है, सरकारें तय करती हैं, तमाम जगह के कार्यालय तमाम जगह बनते हैं। अगर देवबंद बन रहा है तो पीड़ा क्यों? अभी और जहां तक हमारे अभी सपा के कह रहे थे कि शिलान्यास हुआ है, साहब उद्घाटन भी होगा, और देश में तमाम फौजी, तमाम कमांडो, तमाम इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं जो देश सेवा में लगे हैं, जिनकी वजह से आप बचकर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरी बात जो ये है, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा है, ये कैसे हो गया, ये इसमें से तमाम तथ्य इनके झूठे हैं। आज ही तिरंगा जो फहरा रहा है गलवान में, इनका मुंह चढ़ा रहा होगा। खैर पता नहीं देख के आए नहीं, तिरंगे को ये देखते नहीं है, ये तो केवल आज एक बात के पीछे जो सैटेलाइट रिसोर्सेज से पिक्चर आई थी, जो पूरा 100 के 100 घरों का गांव बसा था, वो देखा था आपने? अरे भाई, फुल फ्लेज मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना है, कितना ज्यादा कौन पार्टी आतंकवादियों के खिलाफ है और कौन आतंकवादियों के साथ है? भाई सीमी के आतंकवादी छोड़ने वाले आप ही है ना। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, ठीक है, एक एक करके अपनी बातों को रखिए, आप दोनों एक एक करके अपनी बातों को रखिए। विजय राठी जी 1 मिनट रुक जाइए, हीरो वाजपेयी जी की बात पूरी होने दीजिए। विजय राठी जी बात पूरी होने दीजिए। पंपोर आपके समय हुआ, अमरनाथ यात्रा आपके समय हुई, पुलवामा आपके समय हुआ, पठानकोट आपके समय हुआ, जितने बड़े हमले, उड़ी हमला आपके समय हुआ, संसद में हमला आपके समय हुआ। ठीक है विजय राठी जी, ये सारे प्रश्न मैंने हीरो वाजपेयी जी के सामने रखे हैं। जवाब सुन लीजिए पहले उस पर, जवाब सुन लीजिए। और दूसरा एक अपडेट ये भी कि गलवान से आज ही सुबह तिरंगा फहराने की तस्वीरें सामने आई हैं, शायद उस पर अपडेट नहीं है आप। बहरहाल आपके सवाल हीरो वाजपेयी जी के पास। हीरो वाजपेयी जी फैक्ट पे आधारित है, ये झूठ नहीं है। भारत गर्व से जहां सीमा पर खड़ा हुआ काम नहीं किया आपने, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। भाई जनता राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 14 में आपको समझी, 17 में आपको की राजनीति कर रहे हैं, 19 में समझा दिया, अभी भी आपको ठीक है, जनता किसके ठीक है, एक एक करके बोलिए आप, आतंकवादियों के खिलाफ एक एक करके बोलिए आप दोनों को मौका दिया गया अपनी अपनी बात रखने का। फिलहाल आप दोनों को रोकना चाहूंगे। हमारे साथ शादाब चौहान भी जुड़ रहे हैं पीस पार्टी से। शादाब जी, चर्चा यहाँ पर यह चल रही है कि देवबंद में आज जो शिलान्यास हुआ एटीएस के कमांड सेंटर का, उसके बाद एक मुस्लिम एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। भाई ये राष्ट्र का मसला है, ये सुरक्षा का मसला है, या ये साजिश कैसे हुई है मुसलमानों के खिलाफ? नहीं मैडम, एटीएस सेंटर खोलना और टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करना कोई भी सरकार करती है, वो एक अच्छा कदम है, मैं उसको वेलकम करता हूं। लेकिन जब वहां पर जाकर
चीफ मिनिस्टर जिस भाषा का इस्तेमाल करे कि यहाँ पर ये नहीं होगा, वो नहीं, ओसामा बिन लादेन, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यहाँ से कोई गोडसे पैदा नहीं होगा आप देश में? नहीं, दोनों का नाम अगर लीजिए। ओसामा बिन लादेन का नाम लिया भी तो उस पर क्यों एतराज है शादाब चौहान? ओसामा बिन लादेन एक आतंकी नहीं था। अमेरिका ने उसके घर में घुसकर 9/11 का बदला लिया था कि नहीं लिया था? उसे एक सही अंजाम पर पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के साथ जो होना चाहिए, जो पूरे विश्व में टेरर फैला रहा हो, आप कह रहे हैं कि ओसामा का नाम क्यों लिया? मैडम, मैं बीजेपी से सवाल कर रहा हूं, आपको परेशानी क्यों नहीं है? मुझे बात तो ओसामा रखने का दीजिए नाम पूरी। लेंगे तो देश के किसी भी नागरिक को परेशानी होगी। शादाब जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ओसामा का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अरे मैडम, गोडसे से कर रहा हूं मैं। गोडसे में और ओसामा में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों, आपको परेशानी क्यों हो रही है? आप ओसामा का नाम सुन के इस देश के किसी भी देशभक्त नागरिक को परेशानी होगी शादाब चौहान, हीरो वाजपेयी जी? नहीं, सुनिए, ओसामा बिन लादेन से परेशानी होगी। ओसामा धीरे धीरे बेनकाब होने लगे। माना ना, एटीएस सेंटर की घबराहट चेहरे पे दिखने लगी ना। ओसामा बिन लादेन को भगवान याद रख लीजिए कि जो आतंकवाद के प्रेरणादायक है, जो हरिद्वार में और रायपुर में मुसलमानों को खत्म करने की बात करें, उनसे बड़ा आतंकवादी कौन है? ये शादाब जी, उस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एजेंसी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। आप दोनों चीजों को मिलाइए मत। सवाल यहाँ पर एटीएस सेंटर के शिलान्यास का है और आप ओसामा बिन लादेन की बात लेकर बैठे हैं। मैडम, गोडसे को आतंकवादी बोलिए। आप में हिम्मत है गोडसे को आतंकवादी बोलने की? बोलिए। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए गोडसे को आतंकवादी, बोलो गोडसे को आतंकवादी। आपकी हिम्मत देखना चाह रहा हूं मैडम मैं। आप बहुत बड़ी पत्रकार बन रही हैं तो कहिए। शादाब चौहान, आपका कोई भी कुतर्क इस वक्त देश की जनता जो सुन रही होगी ना, आपका एक एक शब्द जो सुन रही होगी, आप ओसामा बिन लादेन, अगर मुख्यमंत्री ने वहां के मंच से नाम लेकर कहा कि यदि किसी ने देश की तरफ आंख उठाई, ओसामा की तरफ उसका हश्र किया जाएगा, आप उसमें विरोध ढूंढ रहे हैं, आपको उसमें विरोध नजर आता है। बहरहाल, मेरी लड़ाई है, मेरी डिबेट यहाँ आपसे नहीं है। यहाँ पर राष्ट्र सुरक्षा का मसला है, कम से कम उसमें तो एक मत होकर सामने आइए, उसमें तो आप एकजुटता दिखाइए। रमनीश वत्स जी, मैं रमनीश वत्स जी को लेकर आना चाहूंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। रमनीश जी, यहाँ पर 2022 का चुनाव नजदीक है और रहम दिल वर्सेस रिएक्टिव, इस तरह की बात सामने रखी जा रही है कि एक वो पार्टी जो कि आतंकियों पर रहम करती थी, दूसरी तरफ हम जो कि आतंकियों से सख्ती से निपटते हैं, उस पर रिएक्टिव हैं। बिल्कुल सही कहा आस्था जी। देखिए, आज जो है ना, दो गुटों में बढ़ चुके, एक राष्ट्रवाद और एक जो आप देखिए, जो अफजल गुरु का साथ देते थे, कहते थे अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे पापी जिंदा है, ओसामा को समर्थन करते हैं। क्योंकि शुरुआत आप इतिहास देखें ना, ये सब मुगल प्रेमी है, ये बाबर के प्रेमी है। बाबरी मस्जिद जब गिरा था तो इनको छाती पीट कर रोने वाले यही सामने आप देखिए डिबेट में शादाब चौहान जैसे लोग बैठे हुए हैं। और ये आतंकियों का साथ आज से नहीं, वो जानकारी तो है नहीं, शुरू से सिर्फ खाली आकर के आप बेहुदा बातें करते हैं। आप सुनिए, कुतर्क मत कीजिए। अरे हम बाबरी मस्जिद के प्रेमी है, बाबर के प्रेमी नहीं है सर। पार्टी अपने आप को कहते हैं बाबर से नहीं, हमें बाबरी मस्जिद से प्रेम है, हमें बाबर से नहीं बाबरी मस्जिद से प्रेम है। शादाब चौहान जी, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए शादाब चौहान। पहले शादाब चौहान आपने मेरी बात बहुत मैडम, आपकी बात सुनने लायक थी नहीं। ओसामा बिन लादेन का नाम इस देश का बच्चा भी नहीं सुनना पसंद करेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? शांत हो जाइए, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा, पहले बात पूरी होने दीजिए। बोला तो आपके पेट में दर्द हुआ, मिर्ची लग गई आपको। मैंने गोडसे को बोलने को कहा, तो आपके पेट में दर्द हो गया मैडम। ये कुतर्क करने की हत्या करने वाले के साथ जो सुलूक, जो सजा होनी चाहिए, वो इस देश में पहले भी हुई है, आज भी होती है और आगे भी होगी। यहाँ बात आतंकवादी की हो रही है, ओसामा बिन लादेन की हो रही है, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आतंकवादी बोलिए, भाड़ में जाए वो तुम्हारा जो भी कोई है। गोडसे को आतंकवादी बोलिए। रमेश वत्स जी, अपनी बात पूरी कीजिए। गोडसे को आतंकवादी बोलिए अगर ये औरंगजेब के प्रेमी है, क्यों हम बोलेंगे गोडसे को आतंकवादी? गोडसे को क्यों बोलेंगे आतंकवादी? हम आतंकी यदि बोलेंगे तो औरंगजेब जिसने मंदिर, उस समय मंदिर को तोड़ा था,
और शादाब चौहान जी, शादाब चौहान जी, नैरेटिव को बदलने की कोशिश मत करिए, विषय से जानबूझकर भटकाने की कोशिश मत करिए आप। मैंने आपको साफ साफ कह दिया कि जो भी हत्या का दोषी पाया जाता है उस पर पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, उसको सजा हुई है, वर्तमान में भी होती है, और देश का कानून उतना सख्त और उतना मजबूत है कि भविष्य में भी होगी। अब ओसामा का नाम लेके जस्टिफाई मत करिए और कुतर्क मत करिए, विषय पर रहिए। गोडसे को आतंकी बोलिए, सावरकर को गद्दार बोलिए, बोलिए सावरकर को गद्दार, बोलिए सावरकर को गद्दार। हिम्मत है अगर आपके शादाब चौहान, मुझे आपको ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा क्योंकि आप दूसरे पैनलिस्ट को बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं, आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं दे रहे हैं। उसको गद्दार बोलता नहीं करने देंगे, गद्दार जो है ऑडियो डाउन करेंगे। आप नारे कहीं और लगा लीजिएगा, आप नारे कहीं और लगा लीजिएगा, लेकिन महाबहस के मंच पर आप तर्क सामने रखें। मैडम गोडसे प्रेमी आप हैं, आपको गोडसे से मोहब्बत है। बेकार की बात मत करिए शादाब चौहान, और मुझ पर पर्सनल अटैक करने से कुछ नहीं होगा। मैं लगातार आपको कह रही हूँ कि जो भी इस देश में हत्या का दोषी पाया जाता है, पूर्व में भी सजा हुई है, वर्तमान में भी होती है और भविष्य में भी होगी। अब आप विषय पर बने रहिए। हीरो वाजपेयी जी, प्रेम में अंधी हो चुकी हैं, गोडसे प्रेम में आप अंधी हो चुकी हैं, गोडसे प्रेम में। शादाब चौहान, मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, आप किसी पैनलिस्ट को बोलने नहीं दे रहे हैं। चैनल पे बोल रहे हैं, और जो जनता सुन रही होगी ना आपको, और ओसामा का नाम लेके आपको नारेबाजी कराने के लिए, आप थोड़ी देर में तो आप महाबहस के मन से ओसामा जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, मैं इसको परमिट नहीं कर सकती। हीरो वाजपेयी, सावरकर मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, शादाब चौहान मुर्दाबाद, शादाब चौहान मुर्दाबाद, पीस पार्टी मुर्दाबाद। बोलो बोलो, जोर से बोलो, गोडसे मुर्दाबाद। आपके पेट में दर्द हुआ, मैंने गोडसे को बोला तो मिर्ची शादाब चौहान, शादाब चौहान रुक जाइए आप, ये महाबहस का मंच है, ये कोई तरीका नहीं डिबेट, ये महाबहस का मंच है, ये कोई सड़क नहीं है जहां पर आप जिसका मर्जी जिंदाबाद या जिसका मर्जी मुर्दाबाद का नारे लगाएंगे। जिस तरह से ये डिबेट हो रही है, मुझे लगता है कि आपको पैनलिस्ट बहुत ढंग से चुनने चाहिए सभी पार्टी के। ये तरीका नहीं है डिबेट का। शादाब चौहान की ऑडियो डाउन रहेगी, जब उनके पास सवाल जाएगा वो तभी बात करेंगे। हीरो वाजपेयी जी, जवाब दीजिए इस बात का कि क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है? यहां पर एक मुस्लिम एक्टिविस्ट ये आरोप लगा रहे हैं कि देवबंद में जानबूझ करके एटीएस सेंटर इसलिए बनाया गया है कि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए। देखिए, वो गलत शब्दों का प्रयोग कर गए। आतंकवादियों को बताने की कोशिश हो रही है कि यदि इस देश में आतंक फैलाओगे तो हमारे पास वो टीम तैयार है जो तुम्हारा सफाया कर देगी, जो तुम्हें ठोक देगी, और वो भी देश के नागरिक है। जो कमांडो बनेंगे कोई विशेष थोड़ा है, ये हिंदुस्तान के नागरिक है, उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो इस आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे, जिससे इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों शांति के साथ रह पाए। और जहां तक अभी बात हो रही थी ओसामा बिन लादेन की और उसकी जयकार लगाने वाले लोग, ये वही लोग हैं। मैं तो कहता हूं किसी पार्टी का प्रवक्ता भी यदि आतंकवादी साबित होगा तो इस एटीएस के कमांडो उसे भी ठोक देंगे। शादाब चौहान की भाषा बहुत ही खराब है, और मुझे लगता है मैडम, मैं एक निवेदन करूंगा कि न्यूज 18 जैसे चैनल डिबेट में पैनलिस्ट को बुलाने से पहले काफी कुछ सोच के बुलाएं। ये डिबेट का तरीका नहीं। आप महिला एंकर हो, आपसे जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं बाहर में जाए, इस तरह का मुझे नहीं लगता कि डिबेट का तरीका है। और आम जनमानस को डिबेट अच्छी लगती है। मैं तो इस तरह की डिबेट आप ओसामा का नाम ले रहे हैं ना, ये देश की जनता देख रही है। ठीक है, विजय राठी जी, आपने सुनी ये चर्चा किस मोड़ पर जा पहुंची? बात यहां पर आतंकवाद की हो रही है, बात यहां पर राष्ट्र सुरक्षा की हो रही है, एटीएस के कमांड सेंटर की हो रही है, लेकिन यहां एक ऐसे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं जो ओसामा बिन लादेन का नाम लेते हैं, उस पर उन्हें एतराज होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, इसलिए मुझे आज दिखाई नहीं दे रहा है कि चल क्या रहा, लेकिन मैं सुन जरूर रहा हूं। लेकिन मैं कह दूं कि ना हमें ओसामा बिन लादेन का नाम लेना है, वो भी आतंकवादी, और नाथुराम गोडसे भी आतंकवादी, उसको छोड़ दें। मेरा सवाल सीधा फैक्ट्स पे बेस्ड है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आप ये बताइए कि कंधार में आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ा, क्या ये झूठ है? पठानकोट पे जब हमला हुआ, उन्हीं की पाकिस्तान की आईएसआई से इन्होंने जांच करा दी भारत में आकर के, और जाकर के वो मुकर गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। ये इसी सरकार में हुआ, बीजेपी सरकार में हुआ, राष्ट्रवादी सरकार में हुआ। हिंदुस्तान में देखा हमने, आप ही के चैनल पे देखा है। क्या ये झूठ था? ये क्या तथ्य नहीं है? पंपोर पे हमला हुआ, अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, उड़ी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ,
पुलवामा की तो अभी जांच भी नहीं हो पाई है, कहां से वो तो इन लोगों को ठोकना चाहिए कि नहीं ठोकना पता चला चाहिए? है इनके लिए कमांडो सेंटर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इन पे कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बस की नहीं है। अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार करनी चाहिए। ठीक है विजय राठी जी, हीरो वाजपेयी, यदि कमांड सेंटर बनना आपको दर्द क्यों है भाई? आपको चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही ठीक कर रही है, ऐसा सेंटर बनना चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को ठोक देना चाहिए। अब क्या होगा आपसे ना हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा हीरो वाजपेयी जी। अरे भाई एक मिनट विजय राठी जी, ना आपको 12 में सत्ता आपके पिताजी ने सौंप के दी थी, 14 में जनता ने फैसला किया, 17 में किया। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, विजय राठी जी, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मेरा सवाल विजय राठी जी ये है कि आपने सिलसिलेवार तरीके से आतंकी घटनाओं का जिक्र किया और सवाल ये पूछा कि क्या ये घटना इनके समय में नहीं हुई थी। आपने पुलवामा का भी जिक्र किया, लेकिन आप भूल गए कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत ने एयर स्ट्राइक की और उसके बाद दुश्मनों को किस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया। तब भी सरकार उनकी थी, आज भी सरकार उनकी है। लेकिन एक जो बड़ा इंसिडेंट जो बार बार कोट किया जाता है वो ये कि क्या ये बात गलत है, क्या ये बात तथ्यों से परे है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 15 आतंकियों पर से मुकदमे वापस लिए गए थे, जिन्हें कोर्ट ने दोषी माना और 4 को तो फांसी की सजा भी दी। देखिए ये जो सारी चीजें आप लेकर के आ रही है इस समय, आपने समाजवादी पार्टी पे बहुत सारे सवाल, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगी जो सवाल मैंने उन चीजों को इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जितने मैंने इंसिडेंट, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा जो आपने पूछा है कि, लेकिन आप एक चीज बताइए मुझे, जितने सवाल मैंने आपसे खड़े किए क्या उस सवाल पे बीजेपी जवाब देती है? कोई जवाब नहीं देती है। और हम लोगों ने हमेशा एक लाइन में मुझे ये बताइए विजय राठी जी, एटीएस का कमांड सेंटर जो बनने वाला है वो सही है कि नहीं सही है? आतंकवाद पर ठोको नीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, क्योंकि आप ही लोगों को आतंकियों पर रहम दिल बताया जा रहा है। बताइए, आप एक चीज बताइए, अगर ठोको नीति होनी चाहिए तो सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस क्यों दिए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया? योगी सरकार ने क्यों दिया बताइए? क्या सर्वोच्च न्यायालय हमारा है? हीरो वाजपेयी जी, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए कस्टोडियल डेथ जो थाने में होती है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्या ये हमारी गलती है? ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, देश इन्हीं से सवाल पूछता। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है तीसरे साल ह्यूमन राइट्स वायलेशन उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। क्या हमारी सरकार है 3 साल से? ठीक है, यही सवाल हीरो वाजपेयी जी, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। देखिए जो बातें भी राठी जी कह रहे हैं ये केवल फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। आतंकवादी पे एक शब्द नहीं निकल रहा, आतंकवादियों के सफाई के लिए एटीएस सेंटर बनना उस पर एक शब्द नहीं निकल रहा। घोषित रूप से सपा का वो चेहरा आतंकवादियों के पीछे खड़ा हो जाता है और उसको बचाने की कोशिश करने लगता है, दूसरी घटनाओं की तरफ ध्यान मोड़ने लगता है। सपा का वही चेहरा अभी भी सामने है। एक बार मुंह से नहीं निकला कि आतंकवादियों ने जो घटनाएं की हैं, इस देश के माथे पर जो चोट की है, उसके सफाई के लिए जो बन रहा है सेंटर, उसका हम स्वागत करते हैं। एक बार इनके मुंह से नहीं निकला। तुम्हारी सरकार में ठीक हुआ है, एक बार नहीं बोल पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, ना हो पाएगा सरकार। ठीक है, शो को खत्म करने का वक्त है। आप सभी पैनलिस्ट को बराबर मौका दिया गया, अपनी अपनी बातें आप सभी ने रखी। डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट विषय यही है कि जहां राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र रक्षा की बात आती है, वहां पर बेशक राजनीतिक विचारधाराएं चाहे जो भी हो, आपसी कंपटीशन चाहे जो भी हो, चुनाव हो ना हो, लेकिन उस सब पर सबको एकमत होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा से कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए, यही सबका मकसद है। बहरहाल, आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर भी लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या कोविड कंट्रोल के लिए वीकेंड कर्फ्यू काफी है। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया है, कोरोना के बढ़ते केस तीसरी लहर का खतरा बढ़ा रहे हैं, ऐसे में सिर्फ नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू से कुछ नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक रैलियों और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो कोरोना एक बार फिर से अपना सर उठा रहा है, इसीलिए अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। ध्यान रखिए कि इस वक्त की सबसे बड़ी देश सेवा यही है कि हम और आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। महाबहस में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। घर में मिले 23